को मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल का वो एक खास इंटरव्यू दिखाते हैं जिसमें उनसे केंद्र से राज्य तक काम के सफर और पंचायत सिस्टम को लेकर के बातचीत की गई। देखिए प्रहलाद पटेल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। जब हम गांव की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं तो पंचायतों की बात जरूर होती है और श्रम की बात जरूर होती है। मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। धन्यवाद। जैसा कि हमने कहा कि गांव की भी हम बात करते हैं, तो जब पंचायत और ग्रामीण विकास की हम बात करते हैं तो अब किस लेवल पर आप देख रहे हैं कि पंचायत ग्रामीण विकास की अब तक की उपलब्धियों को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि जब भी हम कभी ग्रामीण क्षेत्र के विकास की अवधारणा की बात करते हैं, पहला होता है संस्थागत विकास, दूसरा है कि जो आपके संसाधन हैं, जो उपयोग में आने वाले संसाधन हैं, उनकी स्थितियां क्या हैं। उदाहरण के लिए सड़क है, फिर पीने के लिए पानी है, पर पीने के लिए पानी सिर्फ मनुष्य को नहीं चाहिए, बाकी लोगों को भी चाहिए। और जब पानी होता है तो उससे जुड़ी हुई बाकी चीज़ें भी, कि वहाँ पर हरियाली है कि नहीं, पर्यावरणीय संतुलन है कि नहीं, गंदगी और स्वच्छता के बीच का फर्क दिखता है। तो जब हम ग्रामीण विकास की तरफ देखते हैं तो सिर्फ वर्तमान भर में नहीं देखते हैं, हम अतीत को भी देखते हैं और भविष्य को भी देखते हैं। क्योंकि अगर आपके पास में ये आकलन नहीं है कि हमारे जल स्रोतों की 20 साल पहले परिस्थितियाँ क्या थी, तो आने वाले 20 साल का आप आकलन, ईमानदार आकलन नहीं कर पाएंगे। आकलन तो हो जाएगा लेकिन ईमानदार आकलन नहीं हो सकता। ऐसे बाकी चीज़ें, हम निर्माण की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर आकर वैचारिक भिन्नता शुरू हो जाती है। मेरे जैसे लोग मानते हैं कि अगर आपको पर्यावरणीय संतुलन के साथ विकास चाहिए, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही जाती है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम कंक्रीट और बाकी चीज़ों के उपयोग से बचें, ना करें। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम प्रकृति को छेड़खानी किए बगैर अपने विकास को सुनिश्चित करें। स्वावलंबन का भी यही मतलब है कि जो चीज़ें हमारे गांव में हमको नहीं मिल सकती हैं, हम उनको बाहर से लेकर आए। अन्यथा जो चीज़ वहाँ उपलब्ध है या उपलब्ध हो सकती है, उसको बाहर से क्यों मंगाना। तो स्वावलंबन आप तभी स्थापित कर सकते हैं और अधिकता में पैदा करेंगे। तो फिर वस्तु विनिमय से आप जिन चीज़ों को बाहर से लेते हैं, उनका उससे ज़्यादा दूसरी चीज़ों को उत्पादित करके हम उसका संतुलन बिठा सकते हैं। तो पैसा हमारा बाहर जाएगा नहीं, वो शायद आत्मनिर्भरता की परिभाषा यही है। केंद्र में जल शक्ति मंत्री के तौर पर आपने बहुत सारे काम किए थे, खासतौर से वाटर बॉडीज को जो हम पुनर्जीवित करते हैं उसके ऊपर बहुत काम किए थे। अब उसी से जुड़ा पंचायत ग्रामीण विकास के अंतर्गत भी कई तरह के काम होते हैं। आप कितना फर्क आप दोनों में देखते हैं, जब केंद्र में आप जिम्मेदारी निभा रहे थे और अब आप राज्य में जिम्मेदारी निभा रहे हैं? केंद्र में जब आप काम करते हैं तो आप यूसी देखते हैं, राज्य ने जो किया है, राज्य की जो रिपोर्ट है, और उसकी एक सैंपलिंग करते हैं। सैंपल सर, कहीं टूर कमेटी भेज दी, कहीं पर अधिकारियों का ग्रुप भेज दिया, कहीं पर आप चले गए, तो हम आप सैंपल देखते हैं कि सरकार, आपकी आंखें और राज्य सरकार का चश्मा होती है, आंकड़े हों चाहे बाकी चीज़ें हों। लेकिन जब राज्य में आप काम करते हैं तो आपको खुद करना है और खुद उसके परिणाम देखने हैं। तो एक्चुअल जो ज़मीन पर होता है वो देखने का मौका राज्य सरकार में रहकर मिलता है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर प्रारंभ में वृक्षारोपण पर प्रतिबंध लगाया था, अनावश्यक नहीं था। जब आप सर्वाइवल रेट देखते हैं खुद का, वो ज़मीन पर जाकर देखते हैं, तो आपको लगता है कि सर्वाइवल रेट नहीं है, तो पौधे हत्या करने के लिए नहीं लगाना चाहिए, मारने के लिए नहीं लगाना चाहिए। तो फिर आपको चाहिए क्या? उनका बाढ़ चाहिए, गर्मी में पानी चाहिए, तो सर्वाइवल रेट 100% मिलेगा आपको। हाँ, ईमानदार प्रयास के बाद 2%, 5% पौधे सूख सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको फिर से ट्रांसप्लांट कर दें उसी उम्र के पौधों को, तो हम सर्वाइवल रेट को 100% गारंटी दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके अनुभव में आती हैं। जल स्रोत, चाहे नदी हो चाहे तालाब हो, वो गंदे हो रहे हैं या सूख रहे हैं। अब डेंसिटी आप ट्यूबवेल के कारण सूख रहे हैं या अन्य कारणों से सूख रहे हैं, ये फर्क आपको करना पड़ेगा। फिर ट्रीट करने की आप बात करते हो, एक तरफ तो सीवर मिलाते हो, दूसरी तरफ ट्रीटमेंट की बात करते हो, दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं हो सकती है। तो जब हम ज़मीनी धरातल को देखते हैं तब हमें एहसास होता है कि नए निर्माण, जो प्राचीन निर्माण हैं हमारे, मान लो उदाहरण के लिए नर्मदा का तट है,
तो नर्मदा के तट पर इतने बड़े बड़े घाट बने हुए हैं जो शताब्दियों से बने हैं, वो बह नहीं रहे हैं। लेकिन आप एक कंक्रीट की वाल खड़ी करते हो, दूसरी बरसात में नदी उसको समाप्त कर देती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम चूक कहाँ रहे हैं। जी साइट सिलेक्शन में गड़बड़ है, हम लहरों के टकराव का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, या हमने उतनी बारीकी से उन चीज़ों को मेज़र नहीं किया। हमें तत्काल में पैसा मिला और हमने दीवार खड़ी कर दी। तो ऐसे नहीं हो सकता। आपको तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा, तो फिर आपका जो स्ट्रक्चर है वो शताब्दियों तक रहेगा, जैसे हमारे पुरखे कर गए। जी, आपके पास श्रम विभाग भी है, श्रम मंत्री के तौर पर भी आप काम कर रहे हैं, तो जो नए लेबर कानून है उसको लेकर क्या कुछ विजन है? आपको लगता है कि मजदूरों का जो जीवन है वो बदला जा सकता है? काफी प्रयास आपने किए इस दिशा में। नहीं, निश्चित रूप से मुझे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जो इतने सारे कानून बने थे जो बेमतलबी थे, भारत सरकार ने उनको रिपील किया, न जाने लगभग 1400 से ऊपर कानूनों को। और उसमें अगर श्रम विभाग का मामला है तो हम लिटिगेशन में जब भी डालेंगे वहाँ मजदूर का कभी फायदा नहीं होगा। जब मुकदमा चलेगा तो पेशी बढ़ाने वाले की ताकत उसकी होगी जिसके पास में साधन होंगे, जी, तो उससे मजदूर का कभी फायदा नहीं होगा, नंबर एक। तो ये तो एक कानूनी पक्ष हुआ। लेकिन दूसरी बात होती है सोशल वेलफेयर की। वो बीमारी के समय उसके साथ में सरकार या समाज खड़ा है कि नहीं। तो जैसे अगर मैं सन्निर्माण मजदूरों की बात करूं, बिल्डिंग वर्कर्स की बात करता हूं, तो उनका तो सेस करता है, लेकिन बाकी जितने भी हमारे मजदूर हैं वो उसमें नहीं आते। जो इसमें नहीं आते उनके लिए क्या है? क्या उनके लिए कोई बीमा की पॉलिसी है? क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हम देते हैं तो स्वास्थ्य है और उसके परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी, साथ में बच्चों की पढ़ाई और उनका स्वास्थ्य। तो ऐसा नहीं कि खाली मजदूर भर उससे जुड़ता है, मजदूर के परिजन भी उससे जुड़ते हैं। तो इस पर हमें सख्ती से करना होगा। दूसरी होती है दुर्घटना, जी, कि दुर्घटना में अब कोई चला गया कमाने वाला, तब क्या होगा? और ये बातें आती हैं। अभी एक दिन कल ही शायद एक पोस्ट किया था नेता प्रतिपक्ष ने, वो खुद ही आंकड़ा दे रहे थे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है या अन्य जो राज्य हैं वहाँ पर जो डेथ नंबर था वो 600-700 था। मध्य प्रदेश में वो नंबर 37-35 है। जी, मैं मौत के आंकड़ों में तुलना नहीं करना चाहता। हम चाहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की तरफ जाएं, लेकिन अगर एक मृत्यु भी किसी मजदूर की होती है और वो किसी गफलत के कारण होती है तो वो समस्या स्थायी तौर पर सब जगह समाधान मिलना चाहिए। इसलिए हमने श्री रेटिंग शुरू की है। आप मजदूर के प्रति व्यवहार कैसा करते हैं, आपके यहाँ दुर्घटना घटी कभी तो फिर आप उसको श्री रेटिंग में आपकी नंबरिंग कम जाएगी। आपने पर्यावरण के लिए क्या काम किया है। सवाल सिर्फ मशीनों भर से नहीं होता कि उत्पादन के लिए ग्रेडिंग दे दी जाए कि आप बहुत बड़ा उत्पादन कर रहे हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप पर्यावरण को कितना नुकसान कर रहे हो, आप मजदूरों को नुकसान कर रहे हो या उनकी चिंता कर रहे हो। तो श्री रेटिंग में हमने इनको डाला है और ये नई शुरुआत है। और उससे मुझे लगता है कि जो टकराहट जैसी चीज़ तो अभी तक मध्य प्रदेश में नहीं हुई है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर मजदूर और मालिकों के बीच में टकराहट जैसी समाचार आपके पास भी नहीं आए होंगे। मुझे लगता है ये हमारी सफलता है। लेकिन अभी भी जीरो टॉलरेंस के लिए काम करना ये हमारा कर्तव्य भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। एक छोटा सा और आखिरी सवाल है मेरा, दो सवाल मिक्स करके मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि राजनीति में आपको लगता है कि बयानबाजी बहुत चलती है, तो क्या लगता है कि वो राजनीति को प्रभावित करती हैं, या फिर अगले 10 साल में आप मध्य प्रदेश की राजनीति को किस लेवल पर देखते हैं, खासतौर से जो युवा दूर होते जा रहे हैं राजनीति से? मुझे लगता है हमको चीज़ें दूसरे नज़रिए से देखनी होंगी। पिछले 10 साल में जो मैंने कहा ना कि जब कभी वाजिब आकलन करना हो तो अतीत को जरूर देखना चाहिए। जी, मैंने कंप्यूटर 1996 में देखा था, जी, अमेरिका ने 1980 में देखा। नई पीढ़ी पैदा होते हुए ही देख रही है। ये परिवर्तन 2 दशकों के भीतर हुए। आने वाले 1 दशक के बाद राजनीति में लोग घर से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ये आकलन हमें करना होगा अमेरिकन चुनावी पद्धति से। जी, और हमको उन खतरों को भी देखना होगा और उन अच्छाइयों को भी देखना होगा। इसलिए मुझे लगता है कि कोई भविष्यवक्ता नहीं बन सकता है। ये ऐसा प्रश्न है जिसको मुझे भी संभल कर बोलना चाहिए और बाकी को भी संभल कर बोलना चाहिए। और मैं ये जो देखता हूँ, मैं उन बातों में देखता हूँ कि जहाँ पिछली शताब्दी में विचार समाज को प्रभावित करता था, अब तकनीक ज़्यादा प्रभावित कर रही है। लेकिन विचार मरना नहीं चाहिए, विचार को ताकत मिलनी चाहिए तकनीक की,
तकनीक और विचार के साथ समन्वय हो, जी। ये तो भारत के लिए बेहतर होगा, भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा। अगर हम सिर्फ तकनीक के भरोसे रहेंगे तो आप मान के चलिए साधन भारी पड़ेगा लोकतंत्र पर। और इसलिए तकनीक का विचार का समन्वय तो ठीक होगा, लेकिन यदि ऐसा हुआ कि हमने विचार को नजरअंदाज करके सिर्फ तकनीक को ही सामर्थ्य मान लिया तो लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं होंगे। मैं आज जिम्मेदारी से बात कह सकता हूं। यह प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, खासतौर पर जल संरक्षण को लेकर, और श्रम मंत्री होने के नाते खुद भी जब कुदाल फावड़ा लेकर फील्ड में उतर जाते हैं तो कार्यप्रणाली जो अधिकारियों की कुछ होती है उस पर भी सख्ती दिखाते हैं। और राजनीति में काफी सुधार की बात उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि विचार जो है कभी मरने नहीं चाहिए, विचार जिंदा रहने चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और सवाल बाकी है जिन पर हम फिर से चर्चा करेंगे। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुरेश जी।